एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन मेरिट पे। जो हम लोग जो है एक खास सीरीज लेके आए हैं जो कि आपका कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें सारे क्वेश्चन हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सारे सेक्शन से इसमें डाला गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 50 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं और इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा जैसे आप लोग देख रहे थे। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात इसमें तो आपका क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन है। दोस्तों ऐसा नहीं है, श्वसन है, क्या है, श्वसन क्रिया से संबंधित है। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका होगा राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट, कौन था, रॉबर्ट ब्राउन किया था 1836 में। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हरी पत्ती किसे पाया जाता है, हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरी पत्ता होता है, हरित लवक पाया जाता है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको राइबोसोम को देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, पावर ऑफ हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाउस। पावर ऑफ हाउस किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, बोलेगा कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, क्या होगा, राइबोसोम। ठीक है, हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारा मानव शरीर में श्वेत कोशिकाओं तथा लाल कोशिकाओं का औसत एवरेज क्या होता है, औसत एवरेज क्या होता है, क्या होता है, 1:600, 1:, क्या होगा, 1:600। ठीक है, लेकिन इससे जुड़े और भी कुछ फैक्ट है, जैसे बोलेगा आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से लेके 120 दिन। ठीक है, पूछेगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन। हो गया, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे दवाओं को पचाने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी के माध्यम से ही होता है। जब घातक बीमारियां होती है जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सब जब होता है तो डब्ल्यूबीसी को ही प्रभावित कर देता है। जब दवा पचेगा ही नहीं तो उसके रोग का निवारण कैसे होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए मिलान करने वाला है, आप इसमें इसको मत देखिएगा दोस्तों क्योंकि ऑप्शन इधर उधर हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका राइट आंसर होगा उस पर फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात ऑर्निथोलॉजी, इसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं, किसका, हड्डियों का। लैपिडियोलॉजी में तितलियों का अध्ययन करते हैं और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। तो एक का क्या होगा, एक का 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का, लैपिड्रियोलॉजी में तितलियों का और माइकोलॉजी में कवक का। ठीक है, एक और पूछेगा आपका साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में किसका करते हैं, तो कोशिकाओं का, किसका, कोशिकाओं का। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपको। ठीक है, कोशिका झिल्ली को हम लोग इसमें क्या पाया जाता है, अर्ध परागम। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है, अर्ध परागम होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें देखेंगे यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। ठीक है, जितना भी दारू ताड़ी ये सब पीने वाला जो रहता है, जो पचाने का कार्य करता है वो कौन है, आपका यकृत है। ठीक है,
और इसको अग्नाशय को दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, दूसरा सबसे ग्रंथि कौन है? तो आपका अग्नाशय। इसको हम लोग दोस्तों मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 639 होती है। कितना? 639। कोई दिक्कत? चलिए, क्लियर हो गया यहां तक? पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहां पाया जाता है, तो क्या बताइएगा? आपका उसका झिल्ली में। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा हार्मोन जो है मानव कौन सा हार्मोन जानवरों में, दोस्तों जानवरी नहीं बोल रहे हैं, इस लिख लीजिएगा, जानवर में, जानवरों में नहीं पाया जाता है। क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ये पादप में पाया जाता है। किसमें? पादप में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा हार्मोन जानवर में नहीं पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ये किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोस। क्या होता है? पेंटोस। डीएनए का फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है, क्या बोलिएगा? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोक एसिड होता है। ठीक है, आज यहाँ पे थोड़ा सा और भी ऐसा ही यूनिट आता है फिजिक्स से लेकर के, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि आपसे छूटे नहीं। सबसे पहली चीज आता है, देखिएगा एक एक करके लिखिएगा। पहला बोलेगा आपका दाब, आपका, फिर आपका हो जाएगा कार्य का, उसके बाद तीव्रता का, आपका विद्युत धारा का, आपका होगा विद्युत धारिता का। क्या होता है? विद्युत धारिता। ठीक है, फिर उसके बाद होगा विद्युत शक्ति का, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद दोस्तों यहां पर होता है आवृत्ति का। क्या होता है? उसके बाद आपका एक और आता है जो फ्लक्स। क्या होता है? ज्योति फ्लक्स। इतना हम लोग आज जानेंगे, देखिएगा एक एक करके। सबसे पहली बात, दाब का होता है क्या? पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है दाब का। क्या होता है? पास्कल। ठीक है, कार्य का जूल होता है। क्या होता है? कार्य का जूल होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, उसके बाद विद्युत का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ये सब आप लोग जानते होंगे, बस रिवीजन के तौर पर आपको बता रहे हैं। विद्युत धारिता का फराडे होता है। क्या होता है? फराडे। विद्युत शक्ति का वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम किसका होता है? तो तरंगदैर्घ्य का। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। और ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको विद्युत जो भी एसआई यूनिट जो बनते थे आपको यहां पर हम क्लियर कर दिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसका राइट आंसर हो गया पेंटोस। बाकी आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा आरंभिक जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग जो है इसमें नहीं बोला है। कौन सा? थेरी गाथा। थेरी गाथा। दूसरी चीज यहाँ पे पॉइंट बना के लिखिएगा दोस्तों, इससे जो भी फैक्ट बन रहे हैं। सबसे पहली बात कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऋषभ देव थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर जो हुए
वो आपका वास्तविक एक्चुअल फाउंडर कौन हुए? तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये 24वें हुए और ये फर्स्ट हुए। ठीक है, दूसरी चीज, जैन साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम। ठीक है, और जैन में ज्ञान को क्या कहते हैं? पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कैवल। क्या बोलते हैं? कैवल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जो भी फैक्ट बन रहे थे आपको क्लियर कर दिए। सबसे पहली बात कि कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो थेरी गाथा नहीं है। दूसरी चीज, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुए, पहले थे। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुआ, और उनको वास्तविक फाउंडर भी बोलता है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? पावापुरी आपका नालंदा में पड़ता है। ठीक है, जैन साहित्य को हम लोग आगम बोलते हैं, और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को हम लोग कैवल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी। दक्षिण में अपनी सत्ता का स्थापना किसने किया था? वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट या सतवाहन? ठीक है, इस क्या होगा? वाकाटक। क्या होगा? वाकाटक। ठीक है, सतवाहन की राजधानी कहाँ दोस्तों? प्रतिष्ठान। कहाँ? प्रतिष्ठान। इसकी राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत के ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, मानव धर्म शास्त्र या अर्थशास्त्र? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका, आप सब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर जो है दे पाते हैं। ठीक है, एक के लिए हम छोड़े हैं। ऐसे 50 प्रश्नों में हम आपके लिए 5 प्रश्न दे के जाएंगे, ताकि आप सब भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दीवान मखवी शीर्षक की कविता किसके द्वारा लिखी गई है? दीवान मखवी किसको द्वारा लिखी गई है? तो सलीमा बेगम। क्या होगा? सलीमा बेगम। ठीक है, इसको हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर इसको। ठीक है, कब हुई थी? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मिलान करने वाला है दोस्तों, इसको आराम से देखिएगा और 1 बाय 1 करके मिलाइएगा। सबसे पहली बात कह रहा है दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके बाद आपका अष्टभुजीय मकबरा सिरसा सूरी, जिसका कहाँ है? तो सासाराम में। सासाराम में। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए मेहरबी मकबरा है किसने? बलबन। और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। क्लियर हो गया? यानी कि दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी के द्वारा, और अष्टभुजीय मकबरा ये आपका शेरशाह के द्वारा, सत्य मेहरबी मकबरा बलबन के द्वारा, जिसको हम बलबन को क्या बोलते हैं? लौ और रक्त की नीति। किसने कहा था? लौ रक्त की नीति द्वारा, तो बलबन के द्वारा। ठीक है, और गोल गुंबद कहाँ है? तो कर्नाटका में स्थित है, और किसके द्वारा? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया गया था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप सब राइट आंसर दीजिए आपका कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि यानी विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था?
मोहम्मद शाह सरकी को हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी या मोहम्मद शाह सरकी। यानी सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? कौन था? तो मोहम्मद शाह सरकी। कौन था? मोहम्मद शाह सरकी। क्लियर हो गया? चलिए, क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? ठीक है, तो सबसे पहली बात इससे फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर जानेंगे। ठीक है, इसका फैक्ट ये दोस्तों कि 10 मई 1857 कहां से? तो मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ से। दूसरी चीज पूछेगा, मंगल पांडे कैमी इन्फेंट्री से थे? तो 34 यानी कि 34वीं इन्फेंट्री से थे। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी चीज, 1857 का क्रांति हारने का मेन रीजन क्या था? तो आपसी मतलब कि क्या था? तो आपस में संगठन की कमी थी, सब अपने अपने प्रांत को बचाने में लगे थे, कोई अंग्रेजों को मारने में बिजी जरूर था, सब लड़ जरूर रहे थे, लेकिन विफल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि संगठनों में कमी थी। कोई आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था, सब अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहा था। ठीक है, तो भाई जब संगठन में जब कमी आएगी, जब आपसी मतभेद होगा, आपसी जब चीजों को लेकर सिक्योर नहीं होंगे तो क्या होगी? चीजें हमारे बस में नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, दूसरी चीज पूछता है क्वेश्चन, कुंवर सिंह जो थे वो कहां से थे, नेतृत्व किए थे? तो जगदीशपुर। वो कहां पड़ता है? तो आपका आरा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रांत से। कहां से? मध्य प्रांत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहां किया? तो क्या होगा? अहमदाबाद में। कहां? अहमदाबाद में, 1918 में। ठीक है, चंपारण में इनको इनवाइट कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ल। कठिया पद्धति के द्वारा, जिसको 3/20 जो है आपका लगान देना पड़ता था। ठीक है, बिहार इनको इनवाइट कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ल के माध्यम से। ठीक है, नील के बागानों की खेती जब होता था तो 3/20 जो है कर जो हम अंग्रेजों को देना पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया था कि आप इसके लिए विरोध कीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ अपना ओपिनियन दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, बोल रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र का गलत मिलान का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात सही जान लेते हैं, गलत उसके बाद में जानेंगे। जमींदार का कौन थे? तो जफर अली खान, ये भी सही है। भवानी मंदिर आपका बरिंद्र कुमार घोष, तो ये भी आपका राइट आंसर है। फ्री हिंदुस्तान कौन है? तारकनाथ दास, तो ये भी हमारा क्या है? सही। लेकिन सांध्य का जो है सचिंद्रनाथ सन्याल नहीं है, सचिंद्रनाथ सयाल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी जमींदार के कौन हुए? जफर अली खान हो गए। भवानी मंदिर आपका बरिंद्र कुमार घोष हो गए। फ्री हिंदुस्तान आपका तारकनाथ दास होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहा भारत भारतीयों के लिए है? कौन? दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, कौन? वेदों और लौटो, ये भी किनका है? आपका दयानंद सरस्वती को। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? गृह मंत्री। और पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, सॉरी उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कहाँ के थे? तो गुजरात के। आपका कहाँ? गुजरात। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत?
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। गलत है क्या कुछ? कैसे टाइप किए हैं? अठारह के अधिनियम द्वारा भारत प्रशासन किया जाना था। कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, निर्देशक मंडल के द्वारा, या भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर? तो किसके नाम पर किया जाना था? तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत प्रशासन किया जाना था किसके द्वारा? तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। करा 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? पहला बात इससे पूछ लेगा कि भाषाई आधार पे, यानी भाषाई आधार पे गठन होने वाला राज्य, पहला राज्य कौन है? तो आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब हुआ था? तो 1953 में। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका जानते हैं। 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन के सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे और एम पनिकर थे। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। फजल अली जो मेन अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया? नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये मिलान करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो झूमिंग आपका दक्षिण पूर्व एशिया का है, बिल्कुल सही है। मिल्पा आपका मैक्सिको का है। ठीक है, लदांग दोस्तों श्रीलंका का नहीं है। लदांग श्रीलंका का क्या होगा? चेरो होगा। क्या होगा? चेरो होगा। ठीक है, तो लदांग आपका चीन का, कहाँ? सॉरी, मलेशिया का। लदांग मलेशिया का है। हो गया। और चेरो कहाँ का? श्रीलंका का था। इसका 1 और 2 सही होगा, केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे फैक्ट बनेंगे, तो एक एक करके चीजों को हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, आइए। सबसे पहली बात कि बोलेगा आपको कि जनसंख्या दृष्टि से, जनसंख्या से अधिक सबसे अधिक कौन राज्य है? कौन राज्य है? ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन में। तो सबसे पहला बात आपका जाएगा यूपी आएगा। ठीक है, दूसरा में आपका महाराष्ट्र, सॉरी दूसरा में आपका महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, तीसरा में आपका बिहार आएगा। चौथा में आपका पश्चिम बंगाल आएगा। कौन आएगा? पश्चिम बंगाल। बंगाल। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो पूछेगा। बिहार का जनसंख्या कितना है? 1106। कितना है? 1106, जबकि पूरे भारत का कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 वर्ग किलोमीटर है पूरे भारत का, जबकि बिहार का कितना है? 1106 है। ठीक है, बोलेगा सबसे कम जो आपका कुरुंगवे जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है दोस्तों, इसका 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश पे है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है? सबसे अधिक जो है
लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सब बताइएगा 33 का। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए। राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बोला गया? ठीक है, तो जानेंगे एक एक करके आराम से। ठीक है, सबसे पहली बात कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल नो डाउट है। और इसका गठन जो 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी हमारा क्या है? सही है। राज्यसभा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नहीं, प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष पर होते हैं। कितना? प्रत्येक 2 वर्ष पर। दूसरी चीज, इसका और भी कुछ फैक्ट जानते हैं दोस्तों। आइए, सबसे पहले पूछेगा आपका संसद के अंग। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के अंग, तो संसद के अंग होते हैं 3। संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन, तो संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद का गठन जो है, संसद का गठन ये किस अनुच्छेद में है? तो आपका 79 में है। पूछेगा राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का तो 80 में है। पूछेगा लोकसभा का गठन, लोकसभा का 81 में है। पूछेगा आपसे राष्ट्रपति का कितना में है? तो आपका 52 में है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया कितना में है? महाभियोग ये कितना में है? अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? राज्यसभा को कभी हम भंग नहीं कर सकते हैं। क्या? इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं। क्यों भंग नहीं किया जाता है? हमारे द्वारा चुन के नहीं आते हैं, हम जिनको चुनते हैं वो इनको क्या करते हैं? उनके माध्यम से राज्यसभा में लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये एक प्रकार का स्थायी सदन है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरी चीज, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन किसकी सिफारिश पे? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति के माध्यम से लोकसभा को भंग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कार्यकाल पूछेगा कार्यकाल, तो कार्यकाल आप बताइएगा कितना? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये संविधान के द्वारा कौन सा अधिकार गैर नागरिकों भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में घूमने बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो क्या होगा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना है? तो आर्टिकल 19 में है। कितना में? आर्टिकल 19 में है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपका बोलेगा निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये कितना में है? ये आपका 21 में है। कितना में? 21 में है। ठीक है, अस्पृश्यता ये कितना में है? तो आपका 17 में है। पूछेगा लोक नियोजन, लोक कितना में है? तो 16 में है। ठीक है, लोक कल्याणकारी ये कितना में है? तो 38 में है। ठीक है, कितना में? 38 में। और भी कुछ पूछेगा, बोलेगा कि वित्त आयोग, क्या बोलेगा? वित्त आयोग, तो वित्त आयोग कितना में है? तो वित्त आयोग बताइएगा 280 में है। कितना में? 280 में। लोक कल्याणकारी की राज्य की स्थापना करना किस संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 38 में है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, इसको 300 आर्टिकल के 1 के तहत रखा गया है। ठीक है, और केवल भारत कौन सा अनुच्छेद जो बोलेगा कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों के हैं? केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन? तो 15, 16, 19, 29 और 30 हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जिनको डाउट होगा प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जो भी फैक्ट था आपको क्लियर कर चुके हैं। इसी तरीका से हर सीरीज में हम लोग एक एक करके हम
कंप्लीट करेंगे, एक भी प्रश्न को हम छोड़ने वाले नहीं है, जो भी बनेंगे फैक्ट आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, अरे कौन सा जो है कार्यपालिका का अंग है, क्या होगा, उप निरीक्षक पुलिस, क्या होगा, उप निरीक्षक पुलिस। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 126 के 2 के तहत है, कितना, 126 के 2 के तहत है, ठीक है, क्लियर हो गया। यह बोलेगा विधान परिषद, तो बिहार में विधान परिषद है तो 75, और विधानसभा कितना है, विधानसभा 243 है, जबकि अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम आपका 500 हो सकता है, कितना, 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है, ठीक है। तो भारत एक संघीय राष्ट्र व्यवस्था है, ठीक है, और भारत ना तो संघीय है ना एकात्मक है, ठीक है। जबकि थर्ड कहता है कि भारत एक संघीय है, अर्ध संघीय है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत अर्ध संघीय। एक किसने कहा था, केसी वियर, केसी वियर के माध्यम से, ठीक है, केसी वियर, क्लियर हो गया। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलेगा सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान क्या है, तो आपका इसका अमेरिका का, किसका, अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का है, कब हुआ था, 1789, ठीक है। और बोलेगा सबसे नया संविधान किसका है, नया संविधान जो हाल ही में लागू किया है, तो आपका नेपाल हो जाएगा, कौन, नेपाल, हो गया। सबसे छोटा संविधान आपका अमेरिका के 1789 में निर्मित हुआ था, ठीक है, अनुच्छेदों के आधार पर, ठीक है, शब्दों के आधार पर बोलेगा तो सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान आपका अपना प्यारा भारत का है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है लिखित के आधार पर, वर्ड के आधार पर कौन होगा, मोनाको होगा, ठीक है। चलिए, जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, संसद, राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद या वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं, ठीक है। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है, क्या होगा, उपराज्यपाल, कौन होगा, उपराज्यपाल। राज्यपाल का जो है 153 में इसका विवरण है, जबकि 155 में इसका राज्यपाल क्या है, तो नियुक्ति है, क्या है, नियुक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति 52 में है, ठीक है। प्रथम गृह मंत्री तो सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट चलते हैं। पार्वती देवी किस नृत्य से शैली से प्रतिपादक है, क्या होगा, मणिपुरी, क्या होगा, मणिपुरी। कथकली कहाँ का दोस्तों, तो केरल का है, क्या का, केरल का, ठीक है। छाऊ असम का है, वो असम का है, ठीक है। पूछेगा कुचिपुड़ी, क्या होगा, कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का, कहाँ, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद वाला भांगड़ा, ये कहाँ का है, तो आपका पंजाब का, कहाँ का, पंजाब, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है काला घोड़ा, काला घोड़ा ये कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र, हो गया। चलिए, असम का एक और है दोस्तों, उसका क्या नाम है, सत्रिया, सत्रिया, ये कहाँ का है, तो ये भी आपका असम का है, ठीक है। उसके बाद बिहू फेस्टिवल, ये भी आपका कहाँ का है, तो आपका असम का है,
हो गया। चलिए, कौन सा त्योहार जो विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? क्या होगा? हम्पी मेला। हम्पी मेला जो कि कर्नाटक में लगता है। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है। उसके बाद पुष्कर मेला आपका अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंप्यूटर से प्रश्न है दोस्तों। बोल रहा IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो क्या होगा? ये होगा प्रथम पीढ़ी का। किसका? प्रथम पीढ़ी का। ठीक है। द्वितीय में वैक्यूम क्लीनर रहा था। क्या? वैक्यूम क्या आया था? तो द्वितीय पीढ़ी का है। ट्रांजिस्टर का। ठीक है, क्लियर हो गया। और चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर हो गया। तो IBM किस पीढ़ी का है? प्रथम का है। वैक्यूम ट्यूब द्वितीय में आया। तृतीय में ट्रांजिस्टर हो गया। और चौथों में कौन आया था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। चलिए, पूछेगा इससे और भी प्रश्न पूछेगा। जैसे देखिए, बोलेगा कौन इनपुट या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। पहले इनपुट का लिखिएगा दोस्तों। इनपुट का हो गया, जैसे क्या होगा आपका? हेडफोन, माउस, वर्ड। के बाद आपका मेमोरी कार्ड। उसके बाद वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। बोलेगा आउटपुट में, बोलेगा तो आउटपुट में क्या बताइएगा? प्रिंटर। इनपुट और आउटपुट दोनों। जैसे इसको हम टच, ये क्या है? इसको हम टच भी कर सकते हैं बाहर से भी, और ये अंदर से भी वर्क कर रहा था। क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर हो गया। चलिए, बोलेगा जॉय स्टिक। जॉय स्टिक आपका क्या है? इनपुट है। जॉय स्टिक। ठीक है। दूसरी चीज लाइट पेन। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। म्योको और मुरुंग, ये क्या है? कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर हो गया। तो तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता क्या? लोसर। क्या होता है? लोसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? सड़क, राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य वस्तुएं। क्या होगा? खाद्य वस्तुएं जो है आपका सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? तो खाद्य वस्तुएं नहीं आता। बोला प्राथमिक श्रेणी में कौन सा आता है? बोलेगा प्राथमिक श्रेणी में। प्राथमिक श्रेणी में कौन रहता है? तो आपका हो गया पहला कृषि है, हो गए आपका सेवाएं। पहला कृषि, उद्योग, सेवाएं। आपका प्राथमिक में कौन? कृषि हो गया। सेकंड में आपका उद्योग हो गया। और थर्ड में आपका सेवाएं हो गई। ठीक है। लेकिन सार्वजनिक सेवा में कौन नहीं आता है? तो खाद्य वस्तुएं नहीं आता है। ठीक है। चलिए, क्या है दोस्तों? हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। यहां तक नेक्स्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल के सीरीज में। एक सीरीज आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले सीरीज हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप सबके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, इस वीडियो को जितना हो सके उतना जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हम क्वेश्चन करवा चुके हैं।
हम लोग अगले प्रश्न में यानी कि अगले कल के सीरीज में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे सेट नंबर 10। इस तरह से आपको जो है कम से कम 20,000 क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। लगभग आपका 10,000 तो पीपीटी है आपका ऑब्जेक्टिव का, और 10,000 जो प्रैक्टिस हम हैंड रिटन जो आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करवाएंगे, ठीक है। जो कि बीएसएससी एडीओ जितने भी एग्जाम आप करवा रहे हैं देंगे उन सब के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।